जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। इंडियन एयरफोर्स आज एक डिसाइसिव क्रॉस रोड पर खड़ी है। 29 स्क्वाड्रन्स जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42.5 है। एक तरफ चाइना के 400 J-20 स्टेल्थ फाइटर्स, दूसरी तरफ पाकिस्तान के J-10C प्लस PL-15 और J-35 स्टेल्थ एम्बिशंस। और इसी बीच एक बड़ी खबर, मेक इन इंडिया राफेल तभी फिजिबल है जब फुल 140 एयरक्राफ्ट ऑर्डर हो। राफेल की हम बात कर रहे हैं। जो राफेल है फ्रेंच कंपनी बनाती है। साथ ही टेबल पर भी नेक्स्ट जनरेशन रफाल F5 सुपर रफाल तभी जा सकता है जब इसका ऑर्डर ये हो। सवाल ये भी है कि फाइटर जेट का सिर्फ ये सवाल नहीं है, बल्कि भारत की अपनी एयर पावर का जो ये गैप है और जो काफी जरूरी है इस पर काम करना। ऐसे में कभी सुखोई की बात होती है और कभी रफाल की बात होती है। तो अब क्या रफाल चाहती है भारतीय वायुसेना? किस तरह से ये सारी चीजें, इन सारे सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, फ्रेंच फाइटर जेट रफाल, उसकी हम एक बार फिर से ये चर्चा में आ गए और फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है वो भी भारत आने वाले हैं अगले कुछ महीनों में। किस तरह से आप इस अपडेट को देख रहे हैं? जो हम अगर भारतीय वायुसेना की बात करते हैं, 29 स्क्वाड्रन के साथ दो फ्रंट थ्रेट का रिस्क लेना, क्या ये स्ट्रेटेजिक गैम्बल है? और जो डिलेज नजर आ रहे हैं हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम्स हैं उसमें, और प्लस फिर ये कैसे अगर कोई रिस्क है या कुछ भी है तो उसको कैसे हम ये सारे सारे चैलेंजेस को देखते हुए कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सितंबर में के अंदर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने अपनी चॉइस के हिसाब से उन्होंने बोला था कि हमें रफाल के फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। और उस समय आईएएफ चीफ ने ये बात रखी थी और ये 2 लाख करोड़ की डील होने वाली है, विश्व की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील होने वाली है, ऐसा रिपोर्ट्स आ रहे थे। आप जी वो बिल्कुल। स्क्रीनशॉट बता दीजिए जिसमें लोगों को याद आ जाए। उस पे हमने प्रोग्राम भी किया था, आई रिमेम्बर में हाँ जी। हाँ, ये देखिए, ये जो अभी रिपोर्ट आई है ये यूरोशियन टाइम से आई है। इसके अंदर रफाल जो डफसॉल्ट एविएशन है उन्होंने बोला है कि अगर भारत हमें 140 जेट का कंप्लीट ऑर्डर देता है तभी हम यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगा सकते हैं। देखिए अंबर जी, कुछ दिन पहले आपने रिपोर्ट्स देखा था कि कैसे साफरान ने यहाँ पर इंजन फैसिलिटी लगा दी थी, एमआरओ फैसिलिटी लगा दी थी। अपने लीप इंजन के लिए भी उन्होंने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी तैयार चालू कर दिया है। और मैंने आपके प्रोग्राम में ही बोला था कि जेवर एयरपोर्ट के पास डसॉल्ट एविएशन ने लैंड खरीद के रखा है। अब ये रिपोर्ट आ रही है कि जो रफाल है, डसॉल्ट एविएशन है, वो बोल रहा है भारत को आप कंप्लीट 140 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर हमें दे दीजिए। इंडियन एयरफोर्स भी यही बात बोल रही है। और अभी जो रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे भारत, उसके अंदर सोचा गया था कि सुकोई 57 के ऊपर डील होगी, पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि भारत सरकार एक तरह से कश्मकश में है, एक तरह से दुविधा में है कि क्या करना चाहिए। क्या हमें सुकोई 57E लेना चाहिए जो कॉस्ट वाइज कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, सस्ता है। सेकंड, या हमें रफाल लेना चाहिए जो बैटल प्रूवन रेडी है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में एक तरह से हमें स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हमें दिलाई थी पाकिस्तान के ऊपर। थर्ड, हमें आमका प्रोग्राम के ऊपर करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चॉइस आ गया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, अभी हमने मराइन रफाल का ऑर्डर किया था, 64,000 में 26 जेट्स हमको मिले हैं। अगर अगर आप एक जेट की कीमत लगाए जाए तो इट इज अराउंड 2,460 करोड़, मतलब एक यूनिट ऑफ रफाल। अब कम से कम अगर 114 एयरक्राफ्ट हम लेंगे तो इनटू आप समझ लीजिए 2,500 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा एक यूनिट का। और उसमें भी रफाल बोल रहा है कि तो कंप्लीट ऑर्डर उनको मिलना चाहिए
तभी जाके ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, लोकलाइज कंपोनेंट्स की फैसिलिटी लगा सकते हैं, तभी फीसिबल होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रफाल के पास आज मेरे ख्याल से अराउंड 233 एयरक्राफ्ट का उनके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं। इसके अंदर 100 यूक्रेन ने भी उनको अभी रफाल के 100 यूनिट्स के ऑर्डर दिए हैं। और अगर भारत का 114 यूज हो जाता है तो रफाल आज की डेट में आपको इमीडिएट सप्लाई भी नहीं कर सकता उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी में, क्योंकि एक महीने में रफाल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 4 यूनिट की है। तो महीने मतलब साल भर में वो आपको 50 एयरक्राफ्ट से ऊपर नहीं दे सकता। और ये भी अगर हम उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं इसकी, वो हमको सप्लाई 2030 से पहले नहीं कर पाएंगे अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट में। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि भारतीय एयरफोर्स ने भी अपनी चॉइस में उन्होंने बोला है कि वी नीड रफाल, और सुखोई 57 एक तरह से अनटेस्टेड है। आज सबसे बड़ी बात है कि हमने सुखोई 30 को ऑलरेडी अपग्रेड कर दिया है, उसको सुपर सुखोई जैसा बना दिया है। रशिया जो है भारत को कंप्लीट, उन्होंने अभी इंजन की भी हमें 5th जनरेशन इंजन के लिए उन्होंने हमारे को पूरा अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ उड़ीसा के अंदर वो प्लांट भी लगाने वाले हैं। ये करार मोस्टली साइन हो चुका है। अब जी, उमेश मेरा जी। ये मान हम्म तो ये जिस तरह से सारी चीजें सामने आ रही है, तो क्या सच में ये जो मेक इन इंडिया तभी पॉसिबल या वायबल हो पाएगा जब 114 प्लस 26 का फुल कमिटमेंट हो, साथ ही अगर इस नंबर कम हुए तो क्या फिर से भारत सिर्फ एक बायर ही रह जाएगा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ये सारी चीजें, जो लोकलाइज प्रोडक्शन है, सारी चीजें बात हो रही है, साथ ही जो 10 प्राइवेट पार्टनर चाहता है, क्या एचएएल को बाईपास करना अनअवॉइडेबल है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि भारत अब ये तो डसॉल्ट एविएशन ने अपनी शर्त रखी है, ये फाइनल चीजें नहीं होती है, नेगोशिएशन में चल रही होगी। भारत को रशिया से भी कमिटमेंट लेना पड़ेगा, रशिया को भी एक तरह से उनसे सुखोई 57 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखिए कॉस्ट वाइज जो है वो बहुत सस्ता पड़ता है आपको सुखोई 57 ई। कॉम्बैट प्रूवन नहीं है, बट हमारा एक चीज है कि हमें रशियन सिस्टम्स के ऊपर हमें पूर्ण जानकारी है, हमने सुखोई को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दिया है। हम वैसा ही कस्टमाइजेशन हमारे जो SU-57 है उसके अंदर भी कर सकते हैं। हम जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज है जो हम सुखोई 57 से सीखेंगे उसको हम एमका के अंदर यूज कर सकते हैं। अंबर जी, सीधी बात बता रहा हूँ कि DRDO जो है 5th जनरेशन छोड़िए, अभी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रही है। उन्होंने कुछ दिन पहले भारत की प्राइवेट कंपनीज को बुलाया था और उन्होंने उनको बुलाया कि आप 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो क्वांटम कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर काम करिए, और इसी के हिसाब से नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, फिर बाद में अनमैन्ड और मैन्ड दोनों तरीके से वो यूज कर सकते हैं। फिर उसके अंदर एक और एक चीज दिया है कि जो स्टेल्थ फीचर्स तो होता है 5th जनरेशन में, 6th जनरेशन में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी होता है, मतलब एक एयरक्राफ्ट के साथ मल्टीपल ड्रोन सिस्टम्स भी उड़ेंगे। ये एक तरह से टेक्निक भी उन्होंने बोल दिया कि आप इसकी आर्किटेक्चर को समझ लीजिए, आप इसका मैसेजिंग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाइए, सब चीज चालू कर दिया है। तो ये तो भारत सरकार कर रही है, बट आपको बीन टाइम अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यू नीड रशियन सपोर्ट। भारत सरकार मोस्टली मेरे ख्याल से ट्राई कर रही होगी कि 114 के अंदर हो सके तो 60 या 50 रफाल ले लिया जाए, 50 हम सुखोई 57 ले लें, ऐसा कुछ ट्राई कर रही है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत जो है वो रशिया को नाराज नहीं कर सकता, और कहीं ना कहीं डिस्कशन जरूर चल रहा होगा इसके ऊपर। और जो फाइनल डिस्कशन होगा वो जब मैक्रोन फरवरी में भारत में AI समिट के लिए आएंगे, तब उनसे शायद बातचीत हो सकती है इसके ऊपर। अच्छा, उमेश जी, अगर हम रफाल जेट की बात करें तो F4 और F5 दोनों की बात होती है, और टेक्नोलॉजी रेस और ये सारी चीजें, तो F4 सफिशिएंट है आज के लिए? मतलब ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर आप जवाब दीजिएगा आगे। पर जो J35 है स्टेल्थ के सामने, कल आगे की अगर हम बात करें, क्या
क्या राफेल जो रफाल F5 है जेन्युइनली 5th और 6th जनरेशन का ब्रिज है, या सिर्फ हम कहेंगे एक मार्केटिंग अपग्रेड, या और साथ ही आईएफ की अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या प्रायोरिटी है, नंबर्स देखिए या फिर नेक्स्ट कैपेबिलिटी? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो रफाल है आज की डेट में वो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। बट यूरोप के अंदर जब वहां पर एक शो हुआ था, वहां पर रफाल जो है इट वाज एबल टू लॉक इन F-35। और आप ये भी देखिए, जब लास्ट ईयर F-35, इसी ईयर F-35 जब भारतीय एयर स्पेस में आया था, उसको हमने लॉक कर दिया था। उसके जो सिस्टम्स है उसको जैम कर दिए थे और उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर। 42 डेज तक कबाड़ के जैसे वो हमारे हैंगर में बैठा था। फिर बाद में उधर से टीम आई, उनको बहुत जद्दोजहद के बाद वो उसको उड़ा के लेके गए थे। तो मेरा ये मानना है कि भारत जो रफाल है उसके जनरेशन में ना जाके उसकी कैपेबिलिटीज जो है वो बहुत ही उत्तम स्तर का वो एयरक्राफ्ट है। और इसमें अगर F5 आ जाता है तो वो रेडार से इनविजिबल होगा। जो रेडार इनविजिबिलिटी अमेरिका क्लेम करता है, मेरे ख्याल से F5 उससे भी अच्छा रहने वाला है। एक और एक चीज है, F5 जो है अभी तक अंबर जी आवाज की आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ जो आप बोल रहे हैं उसी पे, कि क्या J20 प्लस J35 इस इकोसिस्टम के अगेंस्ट 4.5 या 4.5 जनरेशन फ्लीट कितना सस्टेनेबल है, जो आप ये बात बोल रहे हैं? मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि F5 जो है वो फ्रांस का खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। और ये जो 4.5 जनरेशन वाला भी जो उनका फाइटर एयरक्राफ्ट है वो अमेरिकन सिस्टम्स और चाइनीज सिस्टम से आज भी बेहतर है। ये चीज आप नोट कर लीजिए। F5 तब बेशक उनसे भी अच्छा होने वाला है। F5 को फ्रेंच सरकार को मिलेगा 2027 एंड में, उनको भी 2 साल लगेंगे। तो आपको वो F5 2030 से पहले नहीं दे सकता, ये मेरा मानना है। और एक चीज है, आप ये देखिए कि आपने जो चाइनीज एयरक्राफ्ट की बात की है J20 और J35, देखिए मेरा ये मानना है चाइनीज सिस्टम्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। वो इंफीरियर जरूर है, बैटल टेस्टेड नहीं है, प्रोवन नहीं है, बस उन्होंने नंबर्स बना दिए हैं। वो एक ही चीज देख रहे हैं कि एयर सुपीरियोरिटी के लिए वो नंबर्स का गेम देख रहे हैं, उनको जी कैजुअलिटी से कोई मतलब नहीं है। उनको एक ही जी चीज है कि वो अपना एयर पावर डोमिनेंस नंबर से दिखाना चाहते हैं। और उनके उसमें उनके फाइटर पायलट्स भी अगर खत्म हो जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता। जबकि इंडिया और बाकी कंट्रीज, भारत और बाकी कंट्रीज अपने फाइटर पायलट्स के सेफ्टी प्रोसीजर और मिनिमल डैमेज के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। इसके जी लिए जो टेस्टिंग सिस्टम्स है उसको जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसको मल्टीपल, मतलब आप समझ लीजिए हाई एल्टीट्यूड पे भी उड़ाया जाता है, डिफरेंट कंडीशंस में उड़ाया जाता है। और भारत कंडीशन, अगर और भारत अगर कोई चीज खरीदता है तो सबको मालूम है कि वो बैटल टेस्टेड है, प्रूवन है। और मतलब ये ये कह डसॉल्ट सकते हैं कि भारत में जितने अलग अलग तरह के मौसम और अलग अलग तरह की वेदर कंडीशंस होती है उसके हिसाब से वो अनुकूल है उसके, मतलब ये कह सकते हैं। ये यस, ये डेफिनेटली ऐसी बात है कि भारत के जो सिस्टम्स है, भारत जब अगर सिस्टम्स को टेस्ट करता है, दे टेस्ट इट अक्रॉस वेरियस कंडीशंस। डसॉल्ट एविएशन एक तरह से बैंकरप्ट हो गया था इन 2014-15। भारत हम्म ने उनसे जब एयरक्राफ्ट लिया, रफाल का जो 36 एयरक्राफ्ट, उसके हम्म बाद उनकी कायाकल्प हो गई है। आज की जी डेट में फ्रांस के पास कम से कम 10 साल का एडिशनल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स पेंडिंग है डसॉल्ट के पास। तो जी ये चीजें सबको मालूम है कि भारत अगर आपके सिस्टम्स लेता है तो वो बैटल टेस्टेड है, प्रूवन है, उसका ड्यू डिलिजेंस किया हुआ है। इसके लिए लोगों को विश्वास होता है। अच्छा उमेश जी, और इसके अराउंड जो जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है और जियोपॉलिटिक्स है उस पे मैं आपसे कुछ और पॉइंट्स आपसे के सामने रखना चाहती हूँ, उससे चाहती हूँ कि आप उस पे आगे अपना रिएक्शन दें। यूएस ने पाकिस्तान का जो F-16 अपग्रेड के लिए पैसे दिए हम सब जानते हैं, वो पूरा क्लियर कर दिया। क्या राफेल डील जो है ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है अमेरिका के लिए,
और साथ ही फ्रांस को प्रेफरेंस, क्या ये ट्रस्ट का रिवॉर्ड है, एक जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस कह सकते हैं? और जो सुखोई 57 टॉक्स और राफेल साथ में ये पैरेलल्स हैं, ये क्या इंडिया भी एक प्रेशर टैक्टिक यूज कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर आप किसी के ऊपर भी कंप्लीट भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका इज द लीस्ट कंट्री वेयर यू कैन ट्रस्ट देम। और क्योंकि अमेरिका जो है वो एड देता है पाकिस्तान को और एक्सपेक्ट करता है कि हम F-35 उनसे खरीदें, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर कल युद्ध हो जाता है, क्या हमारे F-35 जो अगर हम अमेरिका से परचेज करते हैं, विल अमेरिका अलाउ इट्स ओन F-16 टू बी शॉट डाउन विच दे हैव सप्लाइड टू पाकिस्तान? बिल्कुल ही नहीं करने देगा, वो लॉक कर देगा, रिमोट लॉक। इसलिए भारत सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है, आपके सिस्टम्स हमको चाहिए ही नहीं। सेकेंड, फ्रांस जो है एक तरह से पार्शियली रिलायबल है, उसको कंप्लीटली हम रिलायबल नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रांस ओवर कमिट करता है, अंडर डिलीवर करता है। उसने पास्ट में भी वो काम किया है। बस एक चीज है, फ्रेंच सिस्टम्स अच्छे हैं, वो पूरा पैसा ले लेते हैं हमसे, मतलब अच्छा प्रीमियम अमाउंट लेते हैं हमसे। सोचिए एक जेट का वो 2,500 करोड़ ले रहे हैं हमसे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि फ्रांस हमसे पूरा प्रीमियम लेता है। अब उसको कोई मतलब नहीं है कि आप किधर यूज कर रहे हो, उनको अपना एक ही चीज है, आप ऑर्डर दीजिए, हम अपना सिस्टम देखेंगे, हमको अच्छी तरह से आप कॉम्पनसेट कर दीजिए। मेन क्या है, रशियन सिस्टम्स अभी डेवलप होते जा रहे हैं। रशिया के पास टेक्नोलॉजी है, पर उसकी जो कुछ टेक्नोलॉजीज है, जैसे उसकी इंजन्स हैं और उसका जो कॉम्पोजिट एलाइज जो यूज करता है, एलॉयज जो यूज करता है, वो बेस्टेल टेस्टेड नहीं है। एक तरह से वो कंप्लीट फिफ्थ जनरेशन नहीं है। अगर फिफ्थ जनरेशन नहीं है तो वो 4.5 ही हुआ ना, सीधी बात है। जी। ऐसा तो होता नहीं है कि या तो आपका फिफ्थ जनरेशन होता है या नहीं होता है। तो रशिया उसको बोलता है कि वो पार्शियल फिफ्थ जनरेशन है। तो कहीं ना कहीं भारत के जो एयरफोर्स है वो अभी ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट लेना नहीं चाहती जो बैटल टेस्टेड नहीं है, जिसके अंदर हमें कुछ उनको कोई प्रॉब्लम आए। पर जी। भारत उसको देने के लिए तैयार है, क्योंकि रशिया हमको कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर देने को तैयार है। जी, और इसी इस पे टेक्नोलॉजी मैं आपसे आपके सवाल में मैं इस क्वेश्चन का इंतजार कर रही थी कि आपसे पूछूंगी, लेकिन आप यहाँ पे खुद ही आ गए, तो मैं ऐड कर देती हूँ, फिर आप इसको आगे बढ़ाइएगा। कि हम आईपीआर और इस पूरे कंट्रोल की बात करते हैं, जो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड और इंडियन जो मॉडिफिकेशंस के हिसाब से, क्या जो फ्रांस है वो जेन्युइनली फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा? और साथ ही जो लाइफ साइकिल कॉस्ट एडवांटेज के बावजूद जो अपफ्रंट प्राइस पॉलिटिकल होता जा रहा है, ये कैसे मैनेज होगा? और एमआरओ और असेंबली इंडिया में क्या वाकई में सप्लाई चेन का जो डिपेंडेंस है वो ब्रेक होगी? ये इनको आप इसमें ऐड कर दीजिए, प्लीज एलेबोरेट कीजिए। देख- देखिए, सबसे पहले बात यह है कि रशिया हमें कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर दे रहा है, आईपी राइट्स दे रहा है, लोकलाइजेशन कंपोनेंट दे रहा है, एक्सपोर्ट राइट्स दे रहा है। इनफैक्ट हमको ये भी बोल रहा है कि अगर आप हमारे दूसरे कंट्रीज को जो हमने ये जेट्स सप्लाई किए हैं उसकी भी आप एमआरओ कर लीजिए। ये बहुत बड़ी तरीके से एक विन विन डील है दोनों कंट्रीज के लिए। सेकेंड, इंडिया क्या कर सकता है, ये जो टेक्नोलॉजीज आएगी उसको एमका में डेवलप कर सकता है। रफाल के साथ ये प्रॉब्लम है, मैंने हमेशा बोला है रफाल पार्शियली रिलायबल है, ओवर कमिट करता है, अंडर डिलीवर करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त आपको बोल देगा मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट जो डिलीवरीज की बात आती है, वो क्रिटिकल इंजन टेक्नोलॉजी है, वो आपको देने वाला नहीं है। इवन आप ये देखिए, जी का जो इंजन है, आप देख लीजिए, जी का F404 इंजन है या F414 इंजन की डील हमने साइन की है, उसके अंदर भी 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। तो आप ये देखिए कि अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, दैट वी देन ओनली वी हैव टू गो विद रफाल एंड जी। मेरे हिसाब से द बेस्ट थिंग वुड बी इंडिया को एक तरह से कम 90 रफाल ले लेने चाहिए, 50 से 60 उनको सुखोई 57E ऑर्डर दे देने चाहिए। और उसके अलावा सुखोई की कंप्लीट जो लाइन है वो भारत में उसको प्रोड्यूस करे, और उसकी जो डेवलपमेंट्स आते हैं उसको एमका में यूज करें, क्योंकि जी, आपके पास एक टेक्नोलॉजी आ जाएगी। जी, प्लीज तो कंप्लीट ये कीजिए। कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं, दिस इज द मोस्ट वायबल ऑप्शन आज की डेट में। क्योंकि हाँ, डिफेंस, ये जब एयरक्राफ्ट की बात होती है, बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है बताई नहीं जाती।
हमें एक तरह से डिफरेंट सोर्सेस ऑफ न्यूज के हिसाब से हमको इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। जी, आज का बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन यही है कि अभी जो बात हो रही है, इंडियन एयरफोर्स वांट्स टू गो विद रफाल। भारत जी, सरकार सुखोई 57 भी लेना चाहती है ताकि उसको कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर मिल जाए और उसका जो एक्सपर्टाइज है वो एमका में यूज कर सकते हैं। जी, इमीडिएटली हमें अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को डिटीरिएट जो कम हो चुकी है उसको बढ़ाने के लिए हमको रफाल चाहिए। तो जी। शायद हम रफाल का भी ऑर्डर दे सकते हैं, सुखोई 57 का भी ऑर्डर दे सकते हैं, और जी का जो प्लेन अगर जी इंजन सप्लाई कर देगा बरोबर, तो हम तेजस हमारा आगे बढ़ेगा। नहीं तो जी, मुझे एमका के अंदर एक सवाल जो आप इस पे आ रहे हैं, मैं इसमें एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि और ये अंतिम मेरा प्रश्न आपसे है कि जो रफाल की हम बात करें, क्या ये जो गैप अभी है उसको पूरा करेगा या फिर जो इंडियन एयरफोर्स है उसका कोर कॉम्बैट जो स्पाइन है वो अगले 30 सालों के लिए बनने वाला है? देखिए, अभी ओमान ने हमको 20 जैगवार विमान दिए गिफ्ट में, क्योंकि हमारे पास 120 जैगवार के विमान हैं जो हमने 1980s में खरीदे हैं। हुँ, आज जैगवार जो है फ्रेंच कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, और आप ये भी देखिए आज भी 40 साल बाद सारी नेवी, सारी आर्मी, सारी एयरफोर्स ने उसको रिटायर कर दिया है। भारत सरकार अभी भी यूज कर रही है। तो आप ये देखिए कि मिराज आपके पास है, जैगवार आपके पास है, और रफाल बन जाएगा तो रफाल एक तरह से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाएगा फॉर इन द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। उसके अलावा रशिया का जो सुखोई 30 है और सुखोई 57 है, अगर वो हम लेते हैं, दोनों एक एडिशनल स्ट्रेंथ बनेगा। हुँ। उसमें थर्ड कंपोनेंट हमारा होम ग्राउंड तेजस एलसीए MK1 और MK2 होने वाला है फॉर द नेक्स्ट डिकेड। ये मुझे समझ में आ रहा है। जी, बिल्कुल। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी और पॉइंट्स आपने साझा किए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश।